20 लाख रुपए का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों इतना पैसा पे कर रहे हो? प्रैक्टिकली अगर आप उसको देखोगे, इकोनॉमिकली अगर आप उसको देखोगे तो ये 20 का 30 लाख ही हो जाता है। इंटरेस्ट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत 1-2 लाख रुपए कम ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्कोरे। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हियर। और आज हम ले गए अपनी 30 डेज 30 यूनिवर्सिटीज जो सीरीज है उसकी थर्ड यूनिवर्सिटी जो है ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं और मैंने जब देखा है, जब बच्चों से बात होती है तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स के पास है इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो आज उन्हीं सारी चीजों पे बातें करेंगे। ग्राउंड रियलिटी जो वहां पे है वो सारी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि आप लोगों को बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करते हुए मिल भी जाएंगे, बहुत सारे इस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में बोलते हुए मिलेंगे, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है वो मैं आपको आज बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कब हुआ था, सिटी डिस्टेंस वगैरह, सिटी कौन सी है, डिस्टेंस कितना है मॉस्को से और इजी एक्सेसिबल रूट क्या रहने वाला उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहां पे ठंड है या ज्यादा ठंड है, रिकॉग्निशन वहां पे रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी की नहीं है। ठीक है, मीडियम ऑफ टीचिंग कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रैंकिंग क्या है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे कितने पढ़ रहे हैं, एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है, मेस अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि आपका बजट कितना रहने वाला है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो, क्योंकि बजट से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो कंसल्टेंट है मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करके वहां पे भेजा जाता है। तो सारी चीजें आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या एडवांटेजेस है इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने के और क्या डिसएडवांटेजेस आपके होने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा मेरा ओपिनियन क्या है लास्ट में, कि कंक्लूजन क्या निकला कि आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी के बारे में और स्टेटस क्या है यूनिवर्सिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेडरल यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेट होती हैं। तो ओरेनबर्ग है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे ये इंस्टीट्यूट हुआ करता था। ठीक है, छोटा कॉलेज था। बाद में 1994 में यूनिवर्सिटी ये प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई थी। ठीक है, उससे पहले स्टार्टिंग में जब बना था छोटा इंस्टीट्यूट था, उसके बाद 1994 में मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई थी। ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं सिटी। जैसे कि आपको पता ही है ओरेनबर्ग सिटी है, नाम से ही है। ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर है मॉस्को से, यानी कि आप यहाँ पे बाय फ्लाइट आप जाएंगे, बाय ट्रेन और बाय बस जा सकते हैं, बट वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए आप यहाँ पे बाय फ्लाइट ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे, दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को टू ओरेनबर्ग। डायरेक्ट फ्लाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी मॉस्को से ओरेनबर्ग के लिए। ठीक है, इजी एक्सेसिबल रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की। ऑफ कोर्स यहाँ पे विंटर्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठंड की बात करें तो लगभग इस टाइम पे मतलब जो नॉर्मली ठंड में विंटर्स में टेम्परेचर होता है वो -20 टू -30 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पे जाता है ऑन एन एवरेज। और मंथ्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3-4 मतलब 6-7 महीने तो प्रॉपर ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, स्नो रहता है। ठीक है, हार्श विंटर होती है। कुल मिला के बात ये है। रिकॉग्निशन के बारे में बात करें तो WHO से रिकॉग्नाइज है। ठीक है, यूएसएमएल आप दे सकते हैं, प्लैब आप दे सकते हैं, SFMG से वगैरह से रिकॉग्नाइज्ड है, NMC से रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कि आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं एमबीबीएस करने के बाद आपकी डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होगी। चाहे आप इंडिया में आए, चाहे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाएं आपकी डिग्री यहाँ पे वैलिड होगी। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोस में कि मैं कैसे मार्किंग सिस्टम करते हुए चलूंगा। अगर मैं किसी पॉइंट पे टिक लगा रहा हूँ तो इसका मतलब आप वो ओके है, गुड है, आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। और किसी पॉइंट पे मैं अगर क्रॉस लगाता हूँ तो इसका मतलब वहां पे आपको यूनिवर्सिटी चूज नहीं करनी है,
वो मेरी तरफ से नेगेटिव पॉइंट है, मेरी तरफ से क्या वो फैक्ट है, ठीक है, वो चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा। तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई नहीं, पुरानी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। डिस्टेंस का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा जो कंट्री है, बहुत बड़ी है, बहुत दूर दूर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। मैं जब यूनिवर्सिटीज में घूम रहा था उस टाइम पे 30 से 35 यूनिवर्सिटीज में मैं घूमा था, मेरे को कम से कम 1.5 से 2 महीने लग गए थे घूमने में, इधर से उधर हर एक यूनिवर्सिटी कवर करने में। तो बहुत दूर दूर है, ऐसा नहीं है 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर भी है, बट इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको फ्लाइट में बैठ के जाना है, 1.5-2 घंटे की फ्लाइट होती है, वो आप वहां पे पहुंच जाओगे। क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर यहाँ पे विंटर्स है तो चल जाता है, कुछ बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का। रिकॉग्निशन के बारे में बात करें तो रिकॉग्निशन में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट है, अगर मीडियम ऑफ टीचिंग के बारे में बात करें तो यस, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश मीडियम आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी पूरा टिल 6 इयर्स, फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक इंग्लिश मीडियम में आपकी यहाँ पे पढ़ाई होगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यूनिवर्सिटी का, उसमें भी कोई इशू नहीं है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी मेजर वो आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है एज कम्पेयर टू जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो काफी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो रैंकिंग की बात करें तो कंट्री रैंक है लगभग 321 है, और अगर हम वर्ल्ड रैंक की बात करें तो करीब करीब 8000 से ऊपर की ही रैंक है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, कहाँ पे 400-500 के अंडर में रैंकिंग है कुछ यूनिवर्सिटीज की, और कहाँ पे 8000 है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिटी हालांकि अच्छी है, 50-50 है, ज्यादा बेस्ट भी नहीं कह सकते, ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, ओवरऑल गुड एजुकेशन क्वालिटी है, एक्सीलेंट हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। गुड एजुकेशन क्वालिटी ऑन एन एवरेज है। इसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, क्लिनिकल एक्सपोजर भी गुड है, ठीक है, ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, इस पे भी टिक किया जा सकता है, इस पे भी टिक किया जा सकता है, आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं ये। अब बात आती है इंडियन स्टूडेंट्स की। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे करीब 2000 के करीब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक, और काफी सालों से इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते आ रहे हैं, काफी सालों से ग्रेजुएट होते आ रहे हैं, इसलिए एफएमजी पासिंग रेशियो भी यहाँ पे है। एफएमजी पासिंग रेशियो की बात करें तो ऑन एन एवरेज 35 से लेके 40% के बीच में यहाँ पे एफएमजी पासिंग रेशियो रहता है। अभी तक का जो 2021 तक का डाटा हमारे पास है, उस बिहार पे मैंने आपको ये बताया है, जो एनएमसी ने, एमसीआई ने अपना डाटा रिलीज किया है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं हॉस्टल कंडीशन की, कि वहां पे मेस अवेलेबल है कि नहीं है। हॉस्टल जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो आपको प्राइवेट हॉस्टल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। मेस वहां पे अवेलेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप मैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैच ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि फर्स्ट ईयर में मोस्टली मैंडेटरी ही होता है, फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी आपके लिए मैच होगी, बाकी नेक्स्ट ईयर से आप सेल्फ कुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बजट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसके बारे में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल जो इसका कॉलेज का एक्सपेंस रहता है वो लगभग $6000 पर ईयर रहता है, ठीक है, यानी कि 6 साल में $36,000 USD, $36,000 हो जाते हैं ये टोटल 6 ईयर में। इसमें $6000 में आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन वगैरह सब आ जाता है। टोटल 6 साल का जो ओवरऑल बजट जाएगा आपका $3600 के करीब जाएगा। और $3600 को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो INR में मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, ये 36,000 को into 85 भी हम कर लेते हैं, लगभग 30 लाख रुपए के बजट की यूनिवर्सिटी बन जाती है ये, 30,60,000, ठीक है, इतना इसका बजट यहाँ पे रहने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का बजट है, ठीक है। ये इसमें मैंने आपका पर्सनल एक्सपेंस, मेस फूड वगैरह वो इंक्लूड नहीं किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जैसा कि हम हर एक यूनिवर्सिटी में ऑन एन एवरेज 9 से 10 लाख रुपए लगाते हैं, वहां पे भी अगर हम लगा दें प्लस 10 लाख भी कर दे तो लगभग 40 लाख के बजट की ये यूनिवर्सिटी आपकी रहने वाली है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया $6000 जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन इंक्लूडेड है, टोटल $36,000 USD हो जाता है, जो बनता है 30 लाख रुपए टोटल कॉलेज का जो एक्सपेंस है। इसके अलावा आपका पर्सनल एक्सपेंस, आपका फूड का एक्सपेंस, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हर साल इंडिया आना जाना भी तो करोगे, अगर नहीं भी आते हो तो ज्यादा 50,000 1 लाख रुपए आप उसमें से कम कर लोगे, यानी कि 2 साल में एक बार भी आते हो तो, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो एक्सपेंस रहता है, लिविंग एक्सपेंस वगैरह, वो 10 लाख रुपए के करीब रहता है, तो टोटल बजट यहाँ पे 40 लाख हो जाता है। अब
जो सबसे बड़ा मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पे आती है? मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, कुछ लोग आपको इसको ये बोलेंगे कि भाई 19 लाख रुपए का बजट है, आप ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 19 लाख के बजट में आती है। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि 19 लाख आप यहाँ से 19 लाख में अपनी एमबीबीएस कर सकते हैं। अब मैं इसका जो सिनेरियो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 19 लाख में वो कैसे, किस बिहाफ पे वो 19 लाख में बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया पर ईयर वाला जो एक्चुअल में चलता है वहां पे। अब 19 लाख में क्या करते हैं कि कंसल्टेंट है या कंपनीज है कोई भी, वो क्या बोलती हैं बच्चों को कि भाई आप एक काम कीजिए, पूरा पैकेज सिस्टम ले लिए, पूरा 6 साल का पैसा हमें एक साथ दे दीजिए। आपका जो ये 30 लाख बनता है, आपको 30 लाख नहीं देना है, 19 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, इस तरीके से, मतलब 30 लाख रुपए में से कम करके 20 लाख रुपए के आसपास की बात आ जाती है। और वो बोलते हैं कि भाई 20 लाख रुपए हमें दे देना, एक साथ दे देना, आपको उसके अलावा कुछ नहीं देना है। बट गाइज यहाँ पे आपको ना 2 से 3 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और आपको समझने की जरूरत है। ये एक तरीके से मैनिपुलेशन है, स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करने का या मैनिपुलेट करने का एक तरीका है ये, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है भाई, आप वहां पे 6 साल कोर्स करने जा रहे हो, आप किसी को भी 20 लाख रुपए एकदम से कैसे दे सकते हो? जस्ट आप सोच के देखिए कि आप एकदम से 20 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में उनको 20 लाख रुपए पकड़ा रहे हैं, फिर 6 साल उनके ऊपर आप डिपेंड रहेंगे कि भाई फीस पे कर दो, फीस पे कर दो। कल को कोई बात हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, आपके उनके साथ बिगड़ जाती है, आपकी नहीं बनती है कंपनी के साथ, तो गलत किसके साथ होगा? उन्होंने तो मना कर देना, फीस नहीं पे करेंगे, फिर क्या करोगे? यूनिवर्सिटी तो आपसे मांगेगी ना। तो यहाँ पे ना फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और होता भी है फ्रॉड। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी है। बाद में 19 लाख लेके बाद में और ज्यादा पैसे की डिमांड की जाती है या यूनिवर्सिटी में फीस पे नहीं की जाती, इस तरीके के काम होते हैं। आप जस्ट खुद सोचिए कि भाई एक साथ क्यों दे रहे हो, जब यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है, एक रूल है कि आपको पर ईयर फीस पे करना है। इवन रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पूरे 6 साल की फीस एक साथ पे कर दो तो आपकी फीस कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल जो फीस होती है कॉलेज की, उतनी फीस कॉलेज में पे करनी पड़ती है, चाहे आप एक साथ पे करो, चाहे पूरे 6 साल के एक साथ पे करो। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप लोगों के माइंड में डाउट ये आया होगा कि यार जो ये 19 लाख बता रहे हैं फिर ये कैसे कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर लेते हैं। मान लो आपने 20 लाख रुपए किसी कंसल्टेंट को एक साथ दे दिया, अब उसने ये फीस एक साथ तो पे करनी नहीं है। अब वो इस पैसे को या तो कहीं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा या इसको पैसे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे देगा और उसके इंटरेस्ट से जो पैसा आएगा उस इंटरेस्ट से आप लोगों की फीस भरता हुआ जाएगा, हर साल फीस पे होती जाएगी। काइंड ऑफ आपके लिए वो सस्ता पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सस्ता पड़ रहा है, लेकिन आप खुद लॉजिकली आप सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको कहीं से अरेंज करना है या आप लोन ले रहे हैं, कहीं से आपको लोन लेना है, तो उस लोन का इंटरेस्ट 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट कितना हो जाता है आज के टाइम पे, मुझसे ज्यादा समझदार आप हैं, वो आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, या फिर आप किसी से मान लो उधार भी ले रहे हैं, किसी से या अपने फैमिली से, रिलेटिव से, किसी से भी पैसा ले रहे हैं, तो यार 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों इतना पैसा पे कर रहे हो? प्रैक्टिकली अगर आप उसको देखोगे, इकोनॉमिकली अगर आप उसको देखोगे तो ये 20 का 30 लाख ही हो जाता है। इंटरेस्ट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत 1-2 लाख रुपए कम ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पैकेज में बहुत सारे लोग हैं जो मैनिपुलेट करके लोगों को वहां पे भेजा जाता है ये पैकेज सिस्टम समझा के। अब बच्चे आए, बच्चे यार पेरेंट्स वहां पे गए काउंसलिंग के टाइम पे उनको बताया कि यार वैसे तो 30 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आप पैकेज सिस्टम लेते हैं तो आपका 20 लाख में सारा काम कर देंगे। ठीक है, तो भाई इस जाल में फंसने की जरूरत नहीं है, इस चक्कर से बिल्कुल जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। ये एक जस्ट अ ट्रैप है और आप इसमें फंस जाओगे जो कभी नहीं निकल पाओगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं फोन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझाता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे सारी चीजों को, सारे फैक्टर्स को, सारे रिस्क को, उन चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस तरीका है। ठीक है, इसमें ना फंसे। और उसमें भी एक चीज और आ जाती है, जो 20 लाख है ना वो सिर्फ कॉलेज का एक्सपेंस बता रहे हैं, वो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप का अगर आप एक साल देते हैं तो। ठीक है, मान लो अगर हम उनके अकॉर्डिंग भी मान ले तो 20 लाख प्लस में 10 लाख रुपए ये हो गया। ठीक है, तो भी 30 लाख रुपए के बजट की यूनिवर्सिटी बनती है। अगर इस हिसाब से भी देखें तो भी 20 लाख की नहीं है, लेकिन लोगों को बोला क्या जा रहा है 20 लाख में एमबीबीएस हो जाएगी, 20 लाख में एमबीबीएस हो जाएगी। ये बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को।
ठीक है, मेरा फर्ज बनता था ताकि आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे खुद एनालाइज की है, खुद देखी है, इसलिए इस ब्याह पे मैं आपको बता पा रहा हूं। और हर स्टूडेंट्स को ये सिस्टम नहीं पता। अगर आप इंडिया में हैं, अभी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहां का सिस्टम नहीं पता है कि रशिया में क्या सिस्टम चलता है, क्या नहीं चलता है, वो मैंने आपको बताया। और ये किस बेसिस पे ये काम कर पा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, जो मोस्टली थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज होंगी, उन यूनिवर्सिटीज में ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल पर्म होगी, मारी होगी, मोर्दोविया होगी, ठीक है, उलियानोव्स्क वगैरह होगी, ऐसी यूनिवर्सिटीज में आपको ये देखने को मिलेगा पैकेज सिस्टम, और जो कि बहुत ज्यादा गलत सिस्टम होता है। थर्ड पार्टी के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि गाइस, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी कभी भी आप चूज मत कीजिए, मत जाइए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी में, आप वहां पे फंस जाएंगे। बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं, वो आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, आई होप आपको यहां तक का बजट तक का मैटर सारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। ठीक है, एडवांटेज यहां पे आपको क्या मिलता है? एडवांटेज ये मिलता है कि यूनिवर्सिटी पुरानी है, अच्छी है, डिस्टेंस भी कोई ज्यादा खास नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, एफएमजी पासिंग रेशियो भी अच्छा है, 40-45% एक अच्छा एफएमजी पासिंग रेशियो माना जाता है ऑन एन एवरेज। ये अच्छी बात है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो डिसएडवांटेज आ जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखना होगा। वो एक तो रैंक यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन क्वालिटी की यूनिवर्सिटी नहीं मानी गई है स्टैंडर्ड में, या जो भी ओवरऑल इंटरनेशनल रैंकिंग होती है उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। थर्ड पार्टी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि आप अप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप फीस नहीं पे कर पाएंगे, आपको एजेंसी को ही फीस पे करनी पड़ेगी। जो कि सारी की सारी पावर्स होंगी वो एजेंसी के हाथ में होंगी, आपके हाथ में नहीं। जो सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज है, जो मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के हाथ में पूरी पावर होती है, खुद फीस पे करते हैं, खुद वहां पे जो भी चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो यूनिवर्सिटी के साथ वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एजेंसी को हमेशा बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और एजेंसीज, हर एक एजेंसीज है, कोई भी एजेंसी हो, वो फायदा उस चीज का उठाती जरूर है। तो इस चीज का ध्यान रखना, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में मत फंसना, चाहे ये यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो। मेरा तो रिकमेंडेशन यही है। बाकी एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन क्वालिटी से रिलेटेड ठीक है, जो डिसएडवांटेज यहाँ पे आता है वो थर्ड पार्टी में आता है। और मेरे हिसाब से, जैसे मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि जो इसके जो इक्विवेलेंट है, कोई यूनिवर्सिटी है या फिर अदर ऑप्शंस आपके सामने क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे अदर ऑप्शन अगर हम 40 लाख के बजट की बात करें तो 40 लाख में आपको यहाँ पे कजान स्टेट मिल जाएगी, जो सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जो कि इससे ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है, इससे ज्यादा बेटर रैंकिंग है, इससे ज्यादा बेटर एफएमजी पासिंग रेशियो है, इससे ज्यादा बेटर हर एक वे में है। ठीक है, कजान स्टेट भी इससे ज्यादा बेटर पड़ेगी आपको, फार ईस्टर्न भी इससे ज्यादा बेटर पड़ेगी। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि जब आप पैसा भी इतना लगा रहे हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास अल्टरनेट में हैं कि आप उनको भी चूज कर सकते हैं, फिर भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर रहे हैं? हाँ, वो बात अलग है, अगर आपके पास कोई और दूसरी ऑप्शन ना हो, अच्छे में कोई अदर ऑप्शन ना हो, तब आप इस यूनिवर्सिटी को चूज करें तो समझ में आता है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर इस यूनिवर्सिटी पे क्यों जा रहे हैं? मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बता दिया मैंने कजान स्टेट, फार ईस्टर्न, ये यूनिवर्सिटीज के बजट में। अगर मान लो 30 लाख के बजट में भी अगर मुझसे पूछते हैं कि भाई 30 लाख के बजट में भी आप यूनिवर्सिटी बताइए कौन सी इससे ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है, तो गाइस क्रीमिया फेडरल इससे ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है। इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल वो इससे ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है। साइबेरियन स्टेट वो इससे ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है। एजुकेशन में देखो, आप इसमें रिकॉग्निशन में देखो, या फिर इंग्लिश मीडियम तो होता ही है, वर्ल्ड रैंक, नेशनल रैंक चेक करोगे, या एजुकेशन क्वालिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर देखोगे, तो एफएमजी पासिंग रेशियो इवन वो भी चेक करोगे, तो भी जो यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई है इससे ज्यादा बेटर है। वो हर एक फैक्टर में आप कंपैरिजन करके तो देखिए, आप सारी यूनिवर्सिटीज का नाम लिखिए, सारे पॉइंट्स लिखिए और आप देखिए कंपेयर करके कि किसका कौन सा पॉइंट आगे है, कौन सा पीछे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो किसी भी कंसल्टेंट के या किसी भी यूट्यूबर के
कहने पे विश्वास मत कीजिए, खुद से अपनी प्रॉपर रिसर्च कीजिए। यार आज के टाइम में इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट पे बैठिए, आप 1 घंटा 2 घंटा लगाएंगे, आपके सामने पूरा क्लियर सिनेरियो आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो आप मल्टीपल कंसल्टेंट से बात कीजिए, हर एक कंसल्टेंट कोई एडवांटेज बताएगा, कोई डिसएडवांटेज बताएगा, तो धीरे धीरे उन सब चीजों को नोट कर लीजिए और एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपके लिए सही डिसीजन क्या हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आप देखिएगा। कंक्लूजन बातों में मैंने आपको बताई दी है, मेरा यही ओपिनियन है गाइस। यहाँ पे मैं करता हूँ इस यूनिवर्सिटी को नॉट रिकमेंड। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड की लिस्ट में ये यूनिवर्सिटी आती है, रीजन मैंने आपको सारे बता दिए हैं। हालांकि रिकमेंड मैं इसको तब करता हूं जब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपको कजान स्टेट में एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है, या फार ईस्टर्न में आपका एडमिशन नहीं हो पाया, या फिर आपका एडमिशन साइबेरियन स्टेट में नहीं हो पाया, मैनुअल में नहीं हो पाया, इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी खराब है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, बट और जो अदर फैक्टर्स हैं उनको भी आप कंसीडर करेंगे तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और मैंने उनके नाम भी आपको बता दिए हैं। उसके बारे में भी आप आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी हम बताएंगे सारी चीजें, उसके बारे में भी क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे, और वो सारी देखना, उसके बाद आप अपना आराम से डिसीजन लेना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।